Hello students, welcome back to the channel. I hope you all are good. Okay, तो आज हम फिर आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म का सेकंड पार्ट या कह लो सेकंड टॉपिक, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो बिना किसी देरी के शुरू करें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि तुम लोग दिमाग से अपना जो यूरोप का जो भी तुमने मैप बनाया यूरोप के बारे में थोड़ी देर के लिए हटा दो कुछ चीज़ें। क्योंकि आज जब हम यूरोप का मैप देखते हैं तो हमें जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड जैसे अलग अलग कंट्रीज़ दिखाई देते हैं, राइट। इसलिए हमें लगता है कि शायद यूरोप हमेशा ऐसा ही था, लेकिन ऐसा नहीं है। पता है ना, ऐसा नहीं है। लगभग 18 सेंचुरी में, यानी 200-300 साल पहले क्या था कि यूरोप को अगर तुम देखो तो तुम पहचानोगे, मतलब देखोगे अगर तुम ध्यान से, तो उस वक्त क्या था, जर्मनी एक कंट्री थी, ठीक है, ना इटली और ना ही स्विट्ज़रलैंड। यूरोप एक यूनाइटेड कॉन्टिनेंट नहीं था, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे राज्य में बनता हुआ था, राइट। एक्चुअली मैंने अभी कुछ गलत बोला है। अभी इस वक्त मैंने बोला था जर्मनी एक कंट्री थी, नहीं, उस वक्त जर्मनी एक कंट्री नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत बोला है, सो मैंने करेक्ट कर रही हूँ। हाँ, मेरी गलती थी, सॉरी। ना उस वक्त जर्मनी एक कंट्री थी और ना ही इटली और ना ही स्विट्ज़रलैंड, राइट। अब तुम सोचो कि अगर इंडिया जो है वो 50 और 100 50-100 टुकड़ों में बट जाए और हर टुकड़े के मतलब हर एक छोटे छोटे कह लो पार्ट्स में, वहाँ पे किंगडम्स में, वहाँ पे किंग रूल करे, अपनी आर्मी हो, अपने रूलर्स हों, अपना टैक्स हो, तो क्या वो एक देश कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, वो एक नेशन स्टेट कहलाएगा ही नहीं, राइट। बस यही यूरोप की भी सेम सिचुएशन थी, ठीक। हर एरिया का एक अपना रूलर था, राइट, एक अपना रूलर था। कोई किसी किंग के कंट्रोल में था, कोई किसी और किंग के कंट्रोल में था, और कुछ छोटे रीजन्स अपने लोकल रूलर के अंडर थे। इसका मतलब ये था कि पूरे यूरोप को कंट्रोल करने वाली कोई एक गवर्नमेंट या एक नेशन अथॉरिटी थी नहीं, ठीक। हर रूलर अपने हिसाब से अपना एरिया रूल कर रहा था। तुम देखो ना यहाँ पे इस इमेज में तुम देखोगे जो किंगडम है, किंगडम रूल्ड बाय किंग विद देयर ओन लॉज, आर्मी एंड टैक्सेस, राइट। जो यहाँ पे डचीज़ हैं, रूल्ड बाय डक्स, स्मॉलर इन साइज बट इंडिपेंडेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो है, राइट, समझ रहे हो। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है बच्चों कि सिर्फ पॉलिटिकल डिवीज़न ही प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि यूरोप के लोग भी एक जैसे ही थे, ठीक। अब तुम इस चीज़ को समझना ध्यान से, मैं समझाती हूँ। देखो, आज हम इंडिया में रहते हैं, राइट। हमारी लैंग्वेज अलग है, कल्चर भी थोड़े बहुत अलग हैं, लेकिन जब कोई पूछता है कि तुम कौन हो, तो हम सबसे पहले यही बोलते हैं कि हम इंडियन हैं, राइट। तुम कहाँ से हो? हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया से हैं, राइट। ये जो फीलिंग है कि हम एक ही नेशन के हिस्सा हैं, इसी को नेशनल आइडेंटिटी कहते हैं, राइट। लोग खुद को जर्मन नहीं, इटली नहीं या यूरोप भी नहीं मानते। उनकी पहचान उनके अपने रीजन, अपनी लैंग्वेज और अपनी कम्युनिटी से होती है, ओके। किसी का अपनी लोकल आइडेंटिटी पर गर्व था, किसी को अपनी लैंग्वेज पर और किसी को अपनी एथनिक कम्युनिटी पर, ओके। इसी वजह से यूरोप के लोगों के अंदर एक नेशन बनने वाली फीलिंग ही डेवलप नहीं हो रही थी। अब एनसीईआरटी में इस बात को समझने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है।
हब्सबर्ग का। अब यहाँ पे इस वाले इमेज में देखो, हब्सबर्ग एम्पायर। सोचो एक बहुत बड़ा एम्पायर है, राइट, लेकिन उसके अंदर रहने वाले लोग एक जैसे ही नहीं हैं। कहीं जर्मन बोलने वाले हैं, कहीं इटालियन बोलने वाले हैं, ठीक है, कहीं पॉलिश, ओके, कहीं दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले हैं। अब ज़रा सोचो अगर एक ही एम्पायर में के लोग एक दूसरे की लैंग्वेज तक ना समझ पाएँ, उनके ट्रेडिशनल अलग हों, उनका कल्चर अलग हो, तो क्या उनके अंदर एक ही नेशन वाली फीलिंग आसानी से आ पाएगी? ऑब्वियस सी बात है, नहीं आ पाएगी। ओके, और इसी वजह से उस समय पॉलिटिकल यूनिटी बनना बहुत ही मुश्किल था। अब समझे पॉलिटिकल यूनिटी बनना बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। ओके, इसका जवाब अब देखो, अगर सब लोग इतने अलग थे तो फिर ये एम्पायर टूट क्यों नहीं गया? भाई जब लोग अलग अलग हैं, लोगों की सोच अलग है, सब कुछ अलग है, तो यही भी तो चीज़ है ना भाई, फिर ये एम्पायर टूटा क्यों नहीं? क्या रीज़न था इसके पीछे? इन सब लोगों को जोड़कर रखने वाली चीज़ उनकी लैंग्वेज नहीं थी बच्चों, उनका कल्चर नहीं था बच्चों, ठीक है, और ना ही उनकी नेशनलिटी। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ जोड़कर रखती थी, वो है एम्परर के प्रति उनकी लॉयल्टी। ओके, एम्पायर के प्रति उनकी लॉयल्टी सबसे बड़ी चीज़ थी उनके लिए। ओके, यानी वो सब अलग अलग कमिटीज़ के लोग थे, लेकिन एक ही एम्पायर को अपना रूलर मानते थे। इसी वजह से एम्पायर्स चल रहा था। ओके, लेकिन बच्चों यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना कि एक एम्परर के अंडर रहने और एक नेशन का हिस्सा होना दोनों अलग बातें हैं। एम्पायर में लोग रूलर की ऑथोरिटी को मानते हैं और नेशन में लोग एक दूसरे को अपना मानते हैं। ओके, और ये डिफरेंस पूरे चैप्टर का एक बेस है। अब चैप्टर हमसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जब यूरोप इतना डिवाइडेड था, जब लोगों की आइडेंटिटी ही अलग अलग थी, जब कोई कॉमन नेशन ही नहीं था, तो फिर जर्मनी और इटली जैसे नेशन कैसे डेवलप हुए, राइट, कैसे बने? नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर कैसे आई भाई? बस बच्चों, अब इस सवाल का जवाब हमें चैप्टर के आगे सब टॉपिक में मिलेगा, जो इसके सब टॉपिक्स हैं। इसका पहला टॉपिक 2.1 आप देखोगे, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, राइट। अब समझे, यानी आज का ये जो इंट्रोडक्शन जो था सिर्फ बैकग्राउंड दे रहा था। ओके, अब असली कहानी जो असली स्टोरी है, कैसे यूरोप धीरे धीरे किंगडम्स और एम्पायर्स से निकलकर नेशन स्टेट की तरफ बढ़ा, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सब टॉपिक द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि इस टॉपिक के 4 सब टॉपिक हैं, तो हम लोग एक एक करके इस चीज़ को समझते हैं। ओके।